नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर 20 पार्ट बी। ओके, दिस इज लेक्चर 20 पार्ट बी। यहाँ पे एक्चुअली में हम जंक्शंस के बारे में देख रहे हैं। जंक्शंस जो हम देख रहे हैं तो वो अब हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक आपका स्टेप ग्रेडेड जंक्शन बोला जाएगा, या एब्रप्ट जंक्शन होगा, या आइसोटोप जंक्शन, सब एक ही बात है। और दूसरा आपका लीनियर, जैसे स्टेप ग्रेडेड मतलब जो आपका स्टेप होता है कुछ इस तरीके से, यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे एकदम से ऊपर चला गया। और आपका लीनियर कुछ इस तरीके से, ये मिडिल पार्ट है, इसके नीचे पहले भी लीनियर है और इसके बाद भी लीनियर है। अब्रप्ट चेंज नहीं है इसमें। तो एक आपका अब्रप्ट वाला हो गया, एक आपका सिंपल लीनियर वाला हो गया। ओके, लीनियर रिलेशन वाला वो हम देखेंगे आगे। पहले आइसोटोप वाला देखते हैं। एंड आइसोटोप उसी के संग वर्ड जुड़ा हुआ है स्टेप, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप के संग ही वर्ड जुड़ा हुआ है स्टेप जंक्शन। आइसोटोप स्टेप जंक्शन is one of the wait a minute, okay, is one in which same impurity type doping changes from one concentration value to another। एक ही तरह की डोपिंग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। in which the same impurity type, ये है same impurity type doping changes from one concentration to another। तो same impurity type है, मतलब मान लो आपने n टाइप लिया तो फिर n है, या p टाइप लिया तो फिर p ही है। तो वो एक कंसंट्रेशन से मान लो xn1, इसको बेटर बोले तो ND बोले, तो वो ND से ND1 से लेके ND2 में चेंज हो रहा है, या फिर NA1 से लेके NA2 में चेंज हो रहा है। तो ये आपका स्टेप ग्रेडेड वाला हो गया। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन तो सिंपल सा है, जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला सीखा है 5 वाला, इसी को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आपका नॉर्मल फार्मूला क्या था, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अलग अलग हमने लिया है। एट द ऑपरेशन, देखो सारी चीज़ मैंने पहले मार्क कर दिया। एट द ऑपरेशन टेम्परेचर T अज्यूम कंप्लीट इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, कंप्लीट इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो चुका है, इसको मान लो। KT/Q आपका 25 मिली वोल्ट मान लो। Ni आपको दे दिया है, Ni सबको पता भी रहता है 1.5 × 10⁻10। और इफ़ n+n डिवाइस, यहाँ पे एक जैसा है डोपिंग, देखो एक n है और दूसरा भी n है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये n+n है। डिवाइस इज फैब्रिकेटेड विद यूनिफॉर्म एंड नॉन डीजनरेट। ओके, तो ये डीजनरेट नहीं है, और ज़रूरी था कि ये ना हो डीजनरेट, क्योंकि फिर ये सॉल्यूशन अलग तरीके से होता है। ये जो हमने सीखा वैसे नहीं होता, ये नॉन डीजनरेट के लिए ही है। सो नॉन डीजनरेट दोनों कंसंट्रेशंस ND1 एंड ND2। देखो अभी जस्ट ऊपर यही बात करिए कि यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का काम हो रहा है। ओके, तो ये ND1 और ND2 की वैल्यू दी है। अब क्योंकि फॉर्मूले में तो यूजुअली आपका क्या लगता है, Na ND ये सब यूज़ होता है, बट क्योंकि वो PN जंक्शन होता है, या उसका उल्टा बोल लो NP जंक्शन, बट यहाँ तो NN जंक्शन है, n+n जंक्शन, तो हमें ND1 और ND2 को ही NaND की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो n रीजन रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है, मैग्नीट्यूड बिल्ट इन पोटेंशियल निकालो। तो ये आपका KT/Q, ये आपका शुरू में आएगा 25 मिली वोल्ट इंटू ln NaND/Ni²। तो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे 5bi का, जहाँ पे NaND यूज़ हो रहा है, और KT/ln वाला फार्मूला, ये काफ़ी पुराना फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये KT/ln वाला हमने फार्मूला यहाँ पे नहीं देखा है। तो 5bi का फार्मूला, इसको देख लेते हैं एक बार पीछे चल के। लेक्चर 19b में था मेरे हिसाब से, KT वाला था फार्मूला, वो ये। ओके, यही फार्मूला है वहाँ पे ये, ठीक है। 5bi = VT मतलब KT/Q ln NaND/Ni²। तो इसी को इस्तेमाल किया है, और तो कुछ उसमें ऐसा स्पेशल है नहीं, बट यहाँ पे NaND है, और जब हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, NaND की जगह ये ND1 और ND2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई Ni² कर दो। तो ये चीज़ हम यहाँ करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। ये वैल्यूज़ हमारी क्या क्या है, ये वैल्यूज़ ये हैं, ये वैल्यूज़ आपकी बकायदा 2 × 10⁻17 ये, और आपका 1.5 × 10⁻13 ये। तो इसमें ये भी याद रखेंगे फॉर्मूले में कैसा यूज़ होंगे। इसको यूज़ किया है KT/Q ln
और ND1 अपॉन ND2, कुछ इस तरीके से यूज़ किया है इस फॉर्मूले को। ओके, 5BI, तो ये 5BI कुछ इस तरीके से है आपका। तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि ऊपर ND1 और नीचे ND2 को अलग अलग कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे यूज़ किया, ना कि आपका Na ND और अपॉन Ni²। तो इसको यूज़ नहीं किया बल्कि इसको यूज़ किया है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। मतलब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट, आपको अलग अलग दिए होंगे कुछ इस तरीके से। ये सब हटा देते हैं। ये सब तो ये आपको n+n करके दिया है। अब इसी के जैसा वो क्या दे सकता था, वो आपको p प्लस और p दे सकता था, जहाँ पे वो Na1 और Na2 को देता, तब भी आपको यूज़ करना था, 5BI निकालना था। तो 5BI कुछ आप इस तरीके से निकालेंगे। तो 0.237 वोल्ट आ गया। अब अपने वापस उस पर आते हैं टॉपिक पे, जो कि आपका आइसोटोप जंक्शन है या स्टेप ग्रेड या एब्रप्ट जंक्शन है। तो ये आपका जंक्शन है। अच्छा, ये तो फिलहाल इसकी बात करी हमने, इसी क्वेश्चन की बात करी है। ये ND1 इस तरफ है, ND2 इस तरफ, और उनको यूज़ करना है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। ओके, और ये इन्होंने उसी को डिटेल में बताया है, इसका कोई ऐसा ज़रूरी वाला बात नहीं है ये, लेकिन ये सॉल्व करके पूरा वो लाए हैं। ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया है, हमने ऐसे ही यूज़ नहीं कर लिया है कि ND1 अपॉन ND2, क्योंकि नॉर्मल फार्मूला मैंने बताया NA अपॉन Ni² होता है ln के अंदर, ln Na अपॉन Ni², बाहर आपका KT/Q, और ये 5BI इसके इक्वल। तो ये तो ठीक है, बट ये फार्मूला कहाँ से, मतलब इसको हमने ये बनाया है ND1 अपॉन ND2, ये कैसे बनाया है ये हमने यहाँ सॉल्व किया। तो एक बार देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। तो ये आपने फिगर बनाया, और ये आपका इधर ND2 है और ये आपका ND1 है, ये आपका सिमिलर उस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो कंडक्शन बैंड है वो ऊपर है, ये EC है आपका, ये EC है, इधर वाला EC नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है ओवरऑल EF को अलाइन करना है। हमेशा EF का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, EF को अलाइन करना, EF अलाइनमेंट। तो EF को अलाइन करने के लिए EF को तो हमने ये एक लाइन में बना दिया, बट क्योंकि इसमें N+ है, देखो जितना ज़्यादा डोपिंग उतना ही EF EC के क्लोज, EF EC क्लोज हो जाएंगे। ये लॉजिक वाली बात है, सबको पता है, हमने ये सीखा है कि EF जो होता है वो EC के जस्ट नीचे होता है N टाइप के लिए, बट कितना नीचे होता है, जितनी ज़्यादा डोपिंग उतना ज़्यादा नीचे। तो इसके कंपैरिजन में इसका जो EF होगा, इसका EF और EC के बीच में काफ़ी डिफरेंस होगा, जबकि यहाँ पे इतना नहीं होगा। अब क्योंकि इनको अलाइन करना है, तो ये आपका बैंड बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगी, ये ऊपर से नीचे होगी, ये बैंड बेंडिंग, ये बैंड बेंडिंग हो गई आपकी, ये इधर था EC और इधर बैंड होके ऐसा हो गया, तो ये बैंड बेंडिंग हो गई। अब वही बैंड बेंडिंग ऊपर से नीचे तक फॉलो होगी। ओके, और यहाँ अलग अलग वैल्यूज़ होंगी इनकी। Q5BI क्या होगा, EI और इसके EI के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा वो Q5BI होगा। ओके, ये वाला EI अपना और ये EI, इसी के बीच में बुलेटिन पोटेंशियल Q5BI होगा, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है। और Q5N, या जैसे हमने सीखा था ना वर्क फंक्शन, तो Q5N वर्क फंक्शन हमने सीखा, तो Q5N को ही हम यहाँ Q5 और Q5 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही N है। तो एक को ये हमने Q5 इस्तेमाल किया है और इस वाले को Q5। तो Q5 क्या होगा आपका EF और EI के बीच का डिफरेंस, तो ये हमने यूज़ किया EF और EI के बीच का डिफरेंस Q5। और ऐसे ही यहाँ पे EF और यहाँ बहुत छोटा है, EF और EI के बीच का डिफरेंस। अब ये अलग अलग वैल्यूज हमने निकालनी, इन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है आगे तक। ओके, और ये तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि EC शुड कम क्लोजर टू EF, EC को EF के पास आ जाना चाहिए। तो ये तो हमें बताइए कि ऐसा होता ही होता है, क्योंकि EF को अलाइन करना है, तो ये वाला EC EF के पास आ गया, इसलिए ये EC भी इस EF के संग नीचे हो गया। कुल मिला के ये दोनों अलग अलग लेवल पे थी, मतलब कुल मिला के क्या होता है ना, सबसे शुरू में EC और EC एक लेवल पे होती है, EC एक लेवल पे, ये EF है और इसका EF नीचे है। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते कि अरे हमने तो इसको ऐसे बना दिया और ये एक लेवल पे है, हमें EF को अलाइन करना है। मतलब आप समझो कि इन दोनों को उठा के हमने क्या किया है, नीचे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें EF के लेवल में EF को बनाना है। ये नया EF है, ये EF है और ये EF है, दोनों अलाइन हो गए। अब जब दोनों अलाइन हो गए तो हमको इस EC को भी नीचे लाना पड़ेगा, इस EC को उठा के नीचे लाए हम। ओके, तो ये न्यू EC और ये पुराना EC, ये इस वजह से अब इनके बीच में हमें बैंड बेंडिंग होती हुई दिख रही है। तो ये पुराना वाले को हटा देता हूँ, देखो ये EC और EF पुराना वाला ये हट गया। तो इस लॉजिक से आपको समझ में आया कि हमें लाना पड़ता है EC शुड कम क्लोजर टू EF। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे
कि ई सी शुड कम क्लोजर टू ई एफ, इसका रीज़न है क्यों लाना पड़ता है हमें, क्योंकि ई एफ को अलाइन करना है। और ये देखो ये इन्होंने नॉर्मल बना के दिखाया, ये आपका ई सी हो गया, ये भी ई सी हो गया। अब क्योंकि ये ई एफ ऊपर है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा, इसमें जाएगा, तो अब हमें इनको अलाइन करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो हमें ई एफ को नीचे लाएंगे तो हमारा ई सी भी नीचे आ जाएगा, उसके बाद बैंड बेंडिंग हो जाएगा। तो बैंड बेंडिंग क्यों होता है उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमें ई एफ को अलाइन करना है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। बाकी ये इक्वेशन वाइज लॉजिक है कि अगर एन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वो डिपेंड कर रहा है ई सी माइनस ई एफ पे। तो आपका ई सी माइनस ई एफ घटेगा तो आपका ई सी नीचे आएगा, ई एफ भी नीचे आएगा। तो हमेशा बस इतना याद रखो कि आपको ई एफ को अलाइन करना है, जो भी नॉर्मल केसेस होते हैं। अभी एक आगे एक्सेप्शनल केस भी आएगा लेक्चर नंबर 22 में आई थिंक, तो वहाँ पे आपका ई एफ अलाइन नहीं होगा, वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा नहीं होगा अलाइन। तो ये आपका ई एफ अलाइन करना है, तो इस वजह से इसको नीचे लाओगे तो फिर इसको भी नीचे लाओगे, बस इतना सा लॉजिक है। ओके, बाकी ये है अगर कंसंट्रेशन कम होगा इस तरफ तो आपका ई सी माइनस ई एफ ज़्यादा होगा, तो ई सी मूव्स अवे फ्रॉम ई एफ, तो ई सी यहाँ से ई एफ से दूर चला जाएगा, जैसे कि ये वाला केस है। ओके, तो ये अलग अलग केस हो गए। ये आपका एन प्लस टाइप है, और एन प्लस वाली साइड पे आपका ऑब्वियस सी बात है क्या है कि ई सी और ई एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है। ये क्या है, एन प्लस वाला साइड, ये केवल एन है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ये तो पूरा लॉजिकल डायग्राम वाइज हमने चीज़ें देखी। अब वापस आते हैं, वापस का आएंगे बैंड डायग्राम से। बैंड डायग्राम से अगर आप देखो तो Q5Bi जो बिल्ट इन पोटेंशियल है किसके इक्वल है। अब वैसे तो हमें पता होता है कि वो Q5N और माइनस Q5P कुछ इस तरीके से इनके होता है, या 5P माइनस 5N कुछ इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे 5P 5N तो है नहीं, यहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 5-1 है आपका बड़ा वाला और 5-2 है छोटा वाला। तो हमें क्या करना है, 5Bi निकालना है। तो अब आप लॉजिक से देखो, देखो साफ आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इतनी हाइट कितनी है 5-1, और ये छोटी सी हाइट इससे अगर मैं घटा दूँ ये वाली, तो ये क्या बचेगा, ये केवल ये बचेगा 5Bi। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q5Bi को 5Q51 माइनस Q52 लिख सकता हूँ, है ना। आप खुद ही देख के देख लो, आप इससे इसको घटा दो, जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उसको देख लो करके। आप इससे इस पूरी हाइट से छोटा सा हाइट घटा दो तो आपको क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बच रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ इस्तेमाल करी है। यहाँ से Q को अलग कर दिया तो आपका Q गया, तो 5Bi इज़ 5-1 माइनस 5-2, इक्वेशन 1 ले ली। अब N प्लस वाली साइड पे देखेंगे, N प्लस वाली साइड पे अगर देखेंगे तो N0 जो है वो ND1 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है लगभग वो ND1 दोनों कंसंट्रेशन 1 के इक्वल है, N प्लस वाली साइड जो कि 1 वाली साइड है। तो Ni माइनस ई रेस टू, ओके ये आपका Q51, हाँ इस वाली साइड ये, तो Ni आपका क्या हो गया, ई रेस टू ई एफ माइनस ई आई अपॉन के टी, ये फॉर्मूला होता है एन डी का, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ई एफ माइनस ई आई कितना है उसको यूज़ करेंगे, तो ई एफ माइनस ई आई ही आपका यहाँ पे ये है Q51। ओके, इसको चेक कर लो, हर चीज़ को आप चेक कर सकते हो। देखो Q51 असल में है क्या, ये देखो ये दिख रहा है, ये EF है और ये EI है। EF से EI घटाएंगे N प्लस वाली साइड में तो आपको क्या मिलेगा, Q51। ऐसे यहाँ पे भी EF से EI घटाएंगे तो आपको Q52 मिलेगा, दोनों तरफ यही चीज़ है। ओके, तो ये आपने कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी EF माइनस EI होता है उसी को हमने क्या लिख दिया, Q51। तो 5-1 इज KT/Q ln ND1 अपॉन Ni। ये आपका इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 5Bi इक्वल टू 5-1 माइनस 5-2। तो देखो ऐसे ही इक्वेशन 1 में तो दोनों एक साथ हैं, और इक्वेशन 2 और 3 निकालेंगे, मतलब एक बार 5-1 को निकाल लो, एक बार 5-2 को, इससे इसको घटा दो, जो इक्वेशन आपने निकाली है पहली से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, आपका 5Bi आ जाएगा। तो सिमिलरली ये आपने कर दिया N प्लस वाली साइड में। अब N वाली साइड में करेंगे ये, तो ये N वाली साइड में ये 5-2 क्या आ जाएगा, KT/Q ln ND2 अपॉन Ni। वहाँ पे क्या है, ND1 अपॉन Ni। तो सिमिलर है, बस ND1 अपॉन Ni है और ND2 अपॉन Ni है। ओके, अब इससे इसको घटा देंगे। अब आप ये कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, क्योंकि 5Bi किसके इक्वल है, 5Bi इज 5-1 माइनस 5-2 के इक्वल है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, और यही चीज़ क्या है, ये 5Bi है। ये पूरी इक्वेशन ही इक्वेशन 1 है, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया हमने। तो KT/Q ln ND1 अपॉन Ni, ये समथिंग। अब लॉग में इसमें बाकी चीज़ तो देखो कॉमन ले लो, KT/Q कॉमन ले लिया, KT/Q। लॉग में क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू डिवीज़न। तो ये ND1 अपॉन ND2 हो गया, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ये Ni से Ni कट जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा Nd1 अपॉन Ni डिवाइडेड बाई Nd2, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई Ni अपॉन Nd2, Ni कट गया तो Nd1 अपॉन Nd2 बचा। अब इसी को हमने ऊपर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला की तरीके से यूज़ कर लिया था। अच्छा नॉर्मल केस मैंने बता दिया, नॉर्मल केस आपका क्या होता है, वो Na अपॉन Ni स्क्वायर होता है, 5bi जब निकालते हैं आप, ओके बिल्ट इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे लेकिन अगर इस तरीके से केस है जहाँ पे सिमिलर है, जैसे n प्लस है, n है, p प्लस है, p है, उस केस में आप ऐसे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चीज़ पे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट जो है कि Na1 देखो इन्होंने दिया है और Na2 दिया है, कुल मिला के इन्होंने ये P नेगेटिव और P दिया है, ये देखो ये P नेगेटिव और P, तो इसी को हमें यूज़ करना है। और देखो बाकी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, आपको 5bi निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। ओके ये सेम इनने फिर वही चीज़ की है कि Q5bi इज़ 5 2 माइनस 5 1, इसको देख सकते हैं पॉज करके, ये आपका डायग्राम है। ओके ये पूरा, तो ये एक 5 2 वाला बड़ा है, 5 1 छोटा है, तो यहाँ पे 5 2 माइनस 5 1 हो जाएगा, ना कि 5 1 माइनस 5 2, में से बड़े से छोटे को घटाते हैं। और वो आप देख भी सकते हैं कि ये जो पूरी डिस्टेंस इतनी बड़ी है, अगर इससे मैं ये छोटा सा हिस्सा ये वाला घटा दूँ, ये छोटा सा हिस्सा घटा दूँ, तो ये क्या बचेगा, ये इतना हिस्सा बचेगा, और ये ब्लू वाला ही क्या है Q5bi, तो ये 5bi के इक्वल आ गया, इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1। तो फिर 5 1 निकाला, 5 2 निकाला, वो सॉल्व करके वही चीज़ आई कि Na2 अपॉन Na1 आया यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब ऊपर Nd1 ऊपर था, अगर याद हो तो ऊपर Nd1 ऊपर था और Nd2 नीचे था, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पे क्या है Na2 ऊपर है और Na1 नीचे है। ओके वहाँ पे क्या था Nd1 अपॉन Nd2 था, यहाँ पे क्या है Na1 अपॉन Na2 है। तो हमेशा याद रखना है कि ऊपर कौन सी, सॉरी यहाँ पे Na2 उल्टा बोल दिया मैंने, Na2 अपॉन Na1 है, तो क्या चीज़ ऊपर होगी, जिसका हाइट ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे हम ये 2 वाले की हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से Na2 इसके रिगार्डिंग Na2 ज़्यादा है, तो Na2 को हमें ऊपर लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में और Na1 को डिनोमिनेटर में। तो ये याद रखेंगे, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, ये हो गया। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें निकालना है आंसर, तो 5bi 0.025 ln और ये Na2 और Na1 ऊपर देख लो क्या दिया है क्वेश्चन में, हमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये देखो 1 × 10 की पावर 15 ये रहा आपका, ये 1 × 10 की पावर 15 और 1 × 10 की पावर 18, तो 10 की पावर 18 ऊपर, 10 की पावर 15 नीचे, और बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, इतना याद रखेंगे, तो ये आपका सॉल्व होकर इतना दे देगा 0.173 वोल्ट। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया। ओके नेक्स्ट देखेंगे फिर हम रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।